नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। 8 अरब से अधिक आबादी वाली इस दुनिया में 3 तरह के लोग मिलेंगे। एक, जो इस धरती पर अधिक दिनों तक जीना चाहते हैं, यहाँ की सुख सुविधाओं को भोगने की ख्वाहिश रखते हैं और अपने काम के जरिए नाम कमाना चाहते हैं। दूसरे, ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो रोजमर्रा की भागदौड़ और चुनौतियों से परेशान होकर सोचते हैं, काश इस जीवन चक्र से छुटकारा मिल जाए। तीसरे, जो जिंदगी के हर लम्हे को कायनात की अमानत मानते हुए धरती पर अपना किरदार निभाते हुए फना हो जाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए मौत जिंदगी का अंत नहीं, पूर्णता है। पर एक बड़ा सच ये भी है कि ज्यादातर इंसान चाहता है कि वो इस धरती पर ज्यादा से ज्यादा दिनों तक जिंदा रहे, हमेशा के लिए अजर अमर हो जाए। ऐसे में डॉक्टर और वैज्ञानिक कुदरत के नियमों को लगातार चुनौती देने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। आधुनिक विज्ञान तेजी से उस दिशा में काम कर रहा है जिसमें लोगों को मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाया जा सके। मतलब, इंसान के जन्म की तारीख और समय तो तय होगा, लेकिन मृत्यु उसकी इच्छा पर निर्भर करेगी। एक सच ये भी है कि जेनरेटिव एआई मौत, स्मृति और अमरत्व को नए तरीके से परिभाषित कर रहा है। ऐसे में आज समझने की कोशिश करेंगे कि इमोर्टैलिटी यानी अमरत्व सिर्फ इंसान की कल्पना रही है या फिर मृत्यु को टालना संभव है। क्या भविष्य में विज्ञान इतनी तरक्की कर लेगा कि इंसान अपने भौतिक शरीर के अंत का समय खुद तय करेगा? क्या बढ़ती उम्र के साथ होने वाली बड़ी बीमारियों को शरीर से दूर रखा जा सकता है? तकनीक की मदद से किसी इंसान की जिंदगी को कितने वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? एक इंसान के मरने के बाद उसके वर्चुअल जीवन का क्या होगा? किसी इंसान की मौत के बाद उसकी डिजिटल संपत्ति या जिंदगी का मालिक कौन होगा? आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम जिंदगी न मिलेगी दोबारा में। ब्रिटेन के एक मशहूर भविष्य वक्ता यानी फ्यूचरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर इयान पियर्सन। कुछ समय पहले उन्होंने एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी की। उनका मानना है कि अगले 25 साल में लोग मरेंगे नहीं, लोग अपना दिमाग कंप्यूटर या रोबोटिक शरीर में अपलोड कर अमर हो जाएंगे। डॉक्टर पियर्सन के मुताबिक कंप्यूटिव, जेनेटिक इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स में तेजी से हो रही तरक्की से ऐसा संभव होगा। इसी तरह अमेरिका के एक मशहूर कंप्यूटर साइंटिस्ट, कारोबारी, लेखक और भविष्य दृष्टा हैं रेमंड कुrzweil, जिनका दावा है कि 2030 तक यानी अगले 5-6 वर्षों में इंसान अमर हो जाएगा। इनके दावों के सही साबित होने का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर रहा है। कुrzweil का दावा है कि एज रिवर्सिंग नैनोबोट्स की मदद से इंसान अपनी कोशिकाओं को नष्ट होने से बचा सकेगा। इसे अमर होने का नाम भी दिया जा रहा है। सबसे पहले ये समझते हैं कि वैज्ञानिक और डॉक्टर किसी इंसान के अमर होने की सोच को किस तरह से देखते हैं। एक्ट्रेस शेफाली जेरीवाला का 42 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनकी मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही। शेफाली जेरीवाला के करीबियों के मुताबिक वो अपनी सेहत को लेकर बहुत सीरियस रहती थी, खान पान को लेकर बहुत एहतियात बरतती थी, रोजाना एक्सरसाइज करती थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जो शेफाली जेरीवाला अपनी सेहत को लेकर इतना संजीदा थी, अपनी फिटनेस का इतना ख्याल रखती थी, उनकी 42 साल की उम्र में मौत कैसे हो गई? खुद को फिट और जैविक उम्र से कम दिखने के जुनून में कई बार लोग कुदरत के नियमों को चुनौती देने में हिचक नहीं दिखाते। ऐसे ही एक शख्स हैं अमेरिका के बिजनेस टाइकून ब्रायन जॉनसन। 48 साल के ब्रायन जॉनसन मौत को मात देने के लिए अजब गजब प्रयोग करते रहे। वो इस सदी में नहीं मरना चाहते। खुद को जवान और जिंदा रखने के लिए अपने 17 साल के बेटे का प्लाज्मा शरीर में चढ़वा चुके हैं। लंबी उम्र के लिए जॉनसन अपना डीएनए तक बदलवाने का प्रयोग कर चुके हैं।
उनकी सोच है कि जीन थेरेपी से उनकी कोशिकाओं की बढ़ती उम्र पर ब्रेक लग जाएगा और बुढ़ापे को मात दे सकेंगे। सवाल यह भी है कि क्या कुदरत के नियमों को चुनौती देते हुए कोई इंसान बुढ़ापे की रफ्तार सुस्त कर सकता है? एंटी एजिंग एक्सपेरिमेंट के जरिए इंसान अपनी जिंदगी के कितने साल बढ़ा सकता है? आज तक जो रिसर्च हुई है उसमें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आगे के 10 साल, 20 साल, 50 साल में लॉन्गटिविटी या लाइफ स्पैन जो है वो हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं। उम्मीद ये है कि लाइफ स्पैन जो है हम बढ़ा पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि कुदरत के नियमों के साथ खेलना कोई बहुत अच्छी बात है। आपने आनंद मूवी का वो डायलॉग सुना होगा कि ज़िंदगी लंबी नहीं, ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन हम अगर अननेचुरली अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग करें, इमॉर्टल बन जाए, कभी मरे ही ना, या हम जीते ही रहें बहुत लंबे टाइम तक, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत सही बात है। जब भी हम कुदरत के नियम के साथ खेलते हैं, कुदरत किसी ना किसी तरह रिएक्ट ज़रूर करती है। हमेशा से ही इंसान की चाहत रही है धरती पर अधिक से अधिक दिनों तक जीने की, हमेशा युवा रहने की, मृत्यु पर विजय पाने की। भारत में हमेशा से अच्छी सेहत और लंबी उम्र के फलसफे को आगे बढ़ाया गया। मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, जीवन चक्र की पूर्णता बताया गया। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान भी अमृतत्व का मतलब इंसान की औसत उम्र बढ़ाने के तौर पर ही देख रहा है। हम लोग को भी गुरु बताइए भाई, 200 साल जिंदा रहने का, ये तो बहुत बड़ी बात है। और कैसे रहेंगे उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ पर एक होता है स्वाभाविक मृत्यु, और एक होता है मृत्युंजयी होना, और एक होता है बीमारी से मृत्यु। तो बीमारी से मृत्यु तो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं हमारी लाइफ में? किसी को ब्रेन अटैक होगा, हार्ट अटैक होगा, लिवर किडनी फेल होगी, कैंसर होगा, तो आदमी मरेगा। आप ये सोचिए कि आदमी को ब्रेन अटैक हो नहीं, उसका कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, उसका बीपी ना हो, उसको शुगर ना हो, उसको हार्ट अटैक ना हो, लिवर किडनी फेल ना हो, और उसके सारे पैरामीटर्स बॉडी के एकदम फर्स्ट क्लास ले, आदमी मरेगा कैसे? तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक बात मैं आपको कह रहा हूँ कि रिस्क फैक्टर्स को हमने जो है पूरा ख़त्म कर दिया, प्राणायाम से, योगाभ्यास से और संतुलित जीवन शैली से। ना आपको ना हमें बीपी है, ना हमें शुगर है, ना हार्ट की प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कितने दिन जिएंगे? तो ये विज्ञान ने निष्कर्ष निकाला कि आदमी के जो ब्रेन सेल हो, या जो है हमारे बोन सेल्स हो, या हार्ट सेल हो, लिवर किडनी के सेल हो, ये 300-400 साल तक चल सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स ना हो। तो ये रिस्क फैक्टर्स नहीं होंगे तो हम तो मृत्युंजयी हो जाएंगे, तो इच्छा मृत्यु को प्राप्त करेंगे। जिसके पास भी पैसा है कि आयु बढ़ जाए, और ये हमारे समय नहीं, ये जब से राजा थे और महाराजा थे, वो लोग, उनकी सबकी कोशिश रहती थी कि उनकी आयु बढ़े। किसी का कुछ नहीं हो पाया, अभी तो हजारों साल हो गए, और अभी भी यही स्थिति है कि आप जब भी आयु बढ़ाएंगे, अमर होने की कोशिश करेंगे, कुछ नई चीज आएगी जो हमें पता नहीं है, जिस वजह से और प्रॉब्लम में ऐड होगी। फ्रांस के जीन कैलमेंट के नाम 122 साल 164 दिन जिंदा रहने का रिकॉर्ड है। अभी दुनिया में औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 73 साल है। वहीं करीब 12.5 करोड़ आबादी वाले जापान में लोगों की औसत उम्र 85 साल है। आज की तारीख में जापान की आबादी में 100 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों की संख्या 92,000 से अधिक है। दुनिया के तेज तर्रार डॉक्टर इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि एक सामान्य इंसान की औसत उम्र आखिर किस तरह बढ़ाई जा सकती है। दुनिया के कई हिस्सों में वैज्ञानिक इस नजरिए से काम कर रहे हैं कि लंबी उम्र से अधिक जरूरी है कि बढ़ती उम्र के साथ शरीर में आने वाली बीमारियों को किस तरह रोका जाए, ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे लोगों को बढ़ती उम्र के साथ होने वाली डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कैंसर, पार्किंसंस, अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाया जा सके। डॉक्टर्स की दलील है कि अगर इन बीमारियों से होने वाली असमय मौत से बचाने का रास्ता निकाल लिया गया तो लोगों का औसत जीवन काल अपने आप बढ़ जाएगा। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, उससे पहले जो इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो सिर्फ 35 साल थी। 35 साल एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी भारतवर्ष में। अब आप सोचिए आज की तारीख में जो 70-80 साल हो गए हैं, उसमें हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी अपने आप डबल से भी ज़्यादा हो गई, 72 साल हो गई है पुरुषों में। तो ये मैं कह रहा हूँ बहुत अपने आप ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये सब इसी वजह से हुआ है कि हमने अपना जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है भारत का वो बड़ा है, लोगों को खाने को मिला है, कई चीज़ें हुई हैं। ऐसे में दुनिया में अमृत को लेकर 3 तरह की सोच पर काम चल रहा है। एक,
बिना किसी गंभीर बीमारी के लंबी उम्र के साथ पूरी जिंदगी जीने का रास्ता। दूसरा, उम्र बढ़ने की रफ्तार को कम करना। तीसरा, उम्र की रफ्तार को रोक देना यानी अमरत्व। उम्र बढ़ने की रफ्तार कम करने की दिशा में मेडिकल साइंस में लगातार नए नए प्रयोग हो रहे हैं। कुछ यहां तक भविष्यवाणी कर चुके हैं कि आने वाले वर्षों में मेडिकल साइंस एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना एडवांस हो जाएगा जिसमें इंसान की औसत उम्र डबल करना असंभव जैसा नहीं होगा। दुनिया के जाने माने लेखक मैक्स टैगमार्क की एक किताब है लाइफ 3.0 बीइंग ह्यूमन इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस किताब में टैगमार्क जीवन को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला, बैक्टीरियल लाइफ, जिसमें विकसित होते प्राणियों को रखते हैं। दूसरे हिस्से में विकसित इंसानों की बात करते हैं और तीसरे हिस्से में इंसान को बायोलॉजिकल से अधिक टेक्निकल बताते हैं, जिससे हम मशीनों को अपने शरीर के अंगों की तरह इस्तेमाल करेंगे। अभी इंसान जीवन के विकास के तीसरे चरण से गुजर रहा है। मसलन अगर दिल काम नहीं कर रहा तो आर्टिफिशियल हार्ट यानी पेस मेकर के जरिए जिंदगी चल रही है। आने वाले समय में इंसान के शरीर में ऐसे नैनोबोट सेट किए जा सकते हैं जो शरीर को बूढ़ा बनाने वाली प्रक्रिया को रोक दें या कुछ समय के लिए टाल दें। आज के तारीख में अगर किसी को दिल की बीमारी होती है तो स्टेंट या पेसमेकर लगा दिया जाता है। हार्ट, लीवर, किडनी ट्रांसप्लांट के जरिए लोगों की जिंदगी बचाई जा रही। किसी इंसान के शरीर में खराब होने वाले अहम अंगों की जगह अब कृत्रिम अंग लगाकर लोगों की उम्र बढ़ाई जा रही। अब नैनोबॉट्स की मदद से गंभीर बीमारियों के इलाज की कोशिश चल रही है। दरअसल नैनोबॉट्स एक बहुत छोटे रोबोट की तरह हैं जो किसी भी इंसान के शरीर के भीतर गंभीर बीमारियों को ठीक करने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। रोबोट्स होते हैं बहुत छोटे, माइक्रो लेवल पे या नैनो लेवल पे, तो नैनोमीटर का इनका डायमेंशन होता है और एक बाल से भी पतले होते हैं और छोटे होते हैं। ये आप नसों के अंदर, खून की नसों में डाल सकते हैं, नाक के अंदर डालें तो वो साइनस में भी जा सकता है, दिमाग में भी जा सकता है, और अगर कुछ उसे खाएं तो पेट में जा सकता है। तो ये सब नैनो बॉट्स जो हैं, इनके कई तरीके से साइंटिस्ट यूज़ कर रहे हैं इनको, मतलब इनसे काम निकालने में बॉडी के कई फंक्शंस के लिए। उसमें से एक फंक्शन ये हो सकता है, मैं एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि हर एक की नसों में एथेरोस्क्लेरोसिस समय के साथ बनता है जिसमें चर्बी जमा होती है, ये तो हम सब जानते हैं। अगर आप नैनोबॉट डालेंगे उसमें जो चर्बी को घोलता रहे पूरे समय, तो ऑब्वियसली आपके अंदर कम चर्बी जमेगी, आप थोड़ा लाइफ स्पैन आपका बढ़ जाएगा। दरअसल बढ़ती उम्र के साथ कोशिकाएं थकने लगती, कमजोर होने लगती, जिससे बढ़ती उम्र के साथ शरीर में कई तरह की बीमारियां घर करने लगती। कई बार संतुलित जीवन शैली के बाद भी जेनेटिक कमियों की वजह से समय से पहले मौत हो जाती। जेनेटिक यानी आनुवांशिक बीमारियों का इलाज जीन थेरेपी में खोजा जा रहा है। इस थेरेपी में किसी भी व्यक्ति की खराब जीन की बदली या हेरफेर किया जाता है। इसमें 3 बातों पर खास जोर रहता है। पहला, खराब जीन को बदलना। दूसरा, बीमारी का कारण बनने वाले जीन को निष्क्रिय करना। तीसरा, नए जीन को शामिल करना जिससे शरीर को बीमारी से लड़ने में मदद मिल सकती। नैनोबॉट्स मतलब सूक्ष्म आकार के रोबोट्स, या इनको हम नैनो पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, बहुत ही छोटे साइज के पार्टिकल्स जो मेडिकली हमें बहुत ही सिग्निफिकेंट तरीके से लाभ पहुंचा सकते हैं। ये कुछ गंभीर बीमारियां जैसे कैंसर या किसी का लिवर खराब हो रहा या कोई भी ऑर्गन अगर खराब हो जाए तो ये नैनो पार्टिकल सीधे उस टारगेट ऑर्गन पे या उस कैंसर वाले सेल पे डिलीवर किए जा सकेंगे, जिससे उनकी रिकवरी हो सकेगी, उनका क्योर हो पाएगा। नैनो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हम लोग कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर एक बेटर ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है जिसमें हम लोग कीमोथेरेपी को कैंसर सेल को एग्जैक्टली डिलीवर करते हैं और उससे एडवर्स इवेंट्स टू हेल्दी सेल्स वो कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं। अभी तक जो मानना है कि एक डीएनए के अंदर टीलोमियर करके होता है, उसकी शॉर्टनिंग होती है, वो 2 समय आयु में होती है, एक बार 30-40 की उम्र में और एक बार 60 साल की उम्र के करीब में होती है। इसकी वजह से एकदम
बूढ़ापन आ जाता है, दिखाई भी देने लगता है। और उस टीलोमियर शॉर्टनिंग का कारण जो है वो अभी तक किसी को पता नहीं है क्यों होता है। वो ऑटोमेटिकली ये ऊपर वाले का वो क्रिया है कि वो समय वो करता है इस समय के साथ। तो अगर हम उसको अनलॉक करते हैं किसी भी वजह से, तो हो सकता है कि वो टीलोमियर शॉर्टनिंग समय के साथ जो 40 साल की उम्र में होनी चाहिए वो क्या पता 80 साल की उम्र में हो या 100 साल की उम्र में हो। तो ये अभी सिर्फ हाइपोथेटिकल थिंकिंग है। समय के साथ और आने वाला समय ही बताएगा कि कितना इससे फायदा हो सकता है। डॉक्टर्स की सोच है कि जीन थेरेपी उम्र बढ़ने की रफ्तार को धीमा कर सकती है। इंसान के शरीर के भीतर कई ऐसे नैनोबॉट्स लगाए जा सकते हैं जो शरीर के भीतर बढ़ती एंट्रोपी को रोक दे। इस प्रक्रिया के जरिए इंसान की औसत उम्र जरूर बढ़ाई जा सकती है। अब मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलती हूँ। वो महीना जून का था और साल 2022 का। होलोकास्ट कैंपेनर मरीना स्मिथ 87 साल की उम्र में इस दुनिया से चल बसी। ब्रिटेन के नॉटिंघम में अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार के लोग और करीबी जुटे थे। इस मौके पर मरीना स्मिथ अपने खास अंदाज में परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत करती दिखी। अंतिम संस्कार में पहुंचे लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। दरअसल स्टोरी फाइल नाम की कंपनी ने एआई तकनीक के जरिए मरीना स्मिथ को एक तरह से डिजिटली जिंदा कर दिया था। यानी तकनीक इस कदर एडवांस होती जा रही है जिसमें नियर एंड डियर के दुनिया से चले जाने के बाद भी उनसे जुड़ाव महसूस करने का रास्ता निकाला जा रहा है। आज की तारीख में दुनिया की आबादी का बड़ा हिस्सा वर्चुअल वर्ल्ड में भी वजूद रखता है। ऐसे में सवाल उठता है कि एक इंसान के भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद उसकी वर्चुअल जिंदगी का क्या होगा? उसके डिजिटल खातों का मालिक कौन होगा? क्या भविष्य में डिजिटल खातों का जिक्र भी वसीयत में दिख सकता है? इंटरनेट से लैस स्मार्टफोन पूरी दुनिया में लोगों की सोच, रहन सहन और आदतों को प्रभावित कर रहा है। ऐसे लोग दिनों दिन कम होते जा रहे हैं जिसका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई अकाउंट ना हो। इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स की एक नई जमात पैदा हो गई। दुनिया की बड़ी आबादी सिर्फ जैविक ही नहीं वर्चुअल जिंदगी जी रही है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी वर्चुअल जिंदगी का क्या होगा? मौत के बाद ऑनलाइन खातों का क्या होगा? उनका मालिक कौन होगा? इसमें अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, जैसे गूगल है, फेसबुक है, जो मीटा कहा जाता है। तो इसमें इनके अलग अलग पॉलिसीज़ बने हैं। अगर हम यूएस देखें, यूके देखें, ऐसे एडवांस्ड कंट्रीज़ में इनके स्पेसिफिक लॉज है कि इसको उस व्यक्ति के जाने के बाद कौन इसे इस्तेमाल करेगा, कैसे इसको इस्तेमाल करेगा, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके स्पेसिफिक रूल्स बने हैं। बट अभी फ़िलहाल एज ऑन डेट इंडिया में इसके कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है। अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में ऐसे कानून हैं जो लोगों को अपनी वसीयत में डिजिटल खातों को भी शामिल करने की इजाजत देते हैं। जर्मनी की एक अदालत एक केस की सुनवाई के दौरान कह चुकी है कि डिजिटल खातों को भी विरासत में मिलने वाली चल अचल संपत्ति, मसलन जमीन जायदाद, सोना चांदी, बैंक खाते की तरह माना जाना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में भी लोग अब अपने डिजिटल खातों को वसीयत का हिस्सा बनाएंगे? बैंक अकाउंट का जो नॉमिनी है, यानी हम जब फाइनेंशियल या डिजिटल अकाउंट बोले तो अगर बैंकिंग से रिलेटेड है, जो कि यूपीआई अकाउंट्स होते हैं, बैंक अकाउंट्स होते हैं, तो इसमें एक नॉमिनी बैंक जो होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करता है, जो कि हस्बैंड के लिए वाइफ होती है या वाइफ के लिए हस्बैंड होता है, या इमीडिएट जो चिल्ड्रन है यानी सन डॉटर है। तो ये इसमें ऑलरेडी जब अकाउंट बनता है तभी ये सिलेक्ट किया जाता है। तो इसमें काफ़ी सेफ होता है और उसके लिए उनके फैमिली मेम्बर्स को उस ईमेल अकाउंट का एक्सेस होना भी ज़रूरी है, बिकॉज उस आदमी के गुजर जाने के बाद इंश्योरेंस क्लेम हो या बैंक स्टेटमेंट्स में जो भी डिटेल्स लेने देने हैं, तो ये सारे उनको उसका एक्सेस होना ज़रूरी है। तो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को इसका एक्सेस मिलता है। तकनीक के क्षेत्र में किसी इंसान को डिजिटली जिंदा रखने के लिए लगातार नए नए प्रयोग हो रहे हैं, जिसमें उसका एआई अवतार उसके चिर परिचित अंदाज में लोगों से बात कर सकता है, लोगों के सवालों के जवाब दे सकता है। लेकिन अभी इसके लिए बहुत मोटा खर्चा करना पड़ता है। वर्चुअल वर्ल्ड में कई ऐसे एआई टूल मौजूद हैं
जिनकी मदद से कोई शख्स अपना एआई अवतार बना सकता है। अपने एआई अवतार के जरिए लंबे समय तक दुनिया को संदेश दे सकता है, अपनी बात रख सकता है। जैविक शरीर खत्म होने के बाद भी अपने करीबियों के बीच डिजिटली मौजूद रह सकता है। डिजिटल स्मृतियों को जिंदा रखना और लंबे समय तक लोगों के जहन में रखना पहले की तुलना में आसान है। दुनिया के कई हिस्सों में तेजी से इस बात पर भी गंभीरता से मंथन चल रहा है कि डिजिटल विरासत को लेकर किसी को कब फैसला लेना चाहिए। डिजिटल संपत्ति को मैनेज, संरक्षित या खत्म करने को लेकर फैसले किस सोच के साथ होने चाहिए। वसीयत में डिजिटल पहचान और संपत्ति यानी ऑनलाइन खातों को किस तरह शामिल किया जाना चाहिए। डिजिटल विरासत नैतिक और भावनात्मक रूप से समाज को किस हद तक सकारात्मक और नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। भारत में भी एक वर्ग खुद को वर्चुअली जिंदा रखने के लिए माथापच्ची करने लगा है कि उसके ऑनलाइन खातों तक पहुंच किसकी होगी, उन ऑनलाइन खातों से क्या हटाया जाएगा और क्या डाला जाएगा, जिससे एक इंसान जैविक रूप से मरने के बाद भी डिजिटली जिंदा रहे। यादें अनमोल होती हैं, अतीत को वर्तमान से जोड़ती हैं, भावनात्मक लगावों को मजबूत बनाती हैं, जिसकी गवाही करीब 4,500 साल से खड़े मिस्र के पिरामिड देते हैं। फेरो शासकों ने अपनी विरासत को संरक्षित करने के मकसद से पिरामिड बनवाए। भारत के नक्शे पर कई ऐसे विशालकाय मंदिर खड़े हैं जो समाज की तरक्की में ध्वजवाहक की भूमिका में रहे। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा हो या फिर आगरा का ताजमहल, अपने दौर में मुगलिया सल्तनत की शानो शौकत, मोहब्बत और शिल्प कला की अमर कहानी आज भी बयां कर रहे हैं। इतिहास के इन धरोहरों से कहीं अधिक समृद्ध और समावेशी कहानियों को संजोने का मौका हर शख्स को डिजिटल वर्ल्ड ने दिया है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में अनगिनत ऐसी हस्तियां और उनकी सोच है जो उनके जाने के बाद भी दुनिया को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में इंसान की वर्चुअल जिंदगी की लॉन्गेविटी को लेकर भी नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। विज्ञान और तकनीक की मदद से इंसान की औसत उम्र 20 साल 50 साल बढ़ सकती है, पर एक इंसान के डिजिटली अमर होने के चांस अधिक है। लेकिन क्या अभी आपके दिमाग में ये बात आई है कि अगर इंसान अमर हो जाएगा या फिर लाइफ की एक्सपेक्टेंसी 70 साल से बढ़कर 140 साल हो जाएगी तो क्या होगा? आज की तारीख में दुनिया की आबादी 8 अरब से अधिक है। उसमें भी भारत की हिस्सेदारी करीब 1 अरब 40 करोड़ है। जरा सोचिए, अभी हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 साल से अधिक है। ऐसे में अगर जीने की औसत उम्र बढ़कर 100 साल या अधिक हो जाए तो क्या होगा? हमें नेचर के बैलेंस के साथ नहीं खेलना चाहिए। आप सोचिए, इंसान पैदा हुए जा रहे हैं लेकिन मर ही नहीं रहे। आप सोच सकते हैं क्या होगा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। डिमांड सप्लाई का मिसमैच हो जाएगा। हर जगह केओस हो जाएगा। फिलहाल दुनिया में सबसे अधिक युवा भारत में रहते हैं, लेकिन अगले 40-50 वर्षों में हमारी आबादी में युवा कम और बुजुर्ग अधिक दिखेंगे। ऐसे में भारत में जापान की तरह ही बुजुर्गों की संख्या अधिक बढ़ जाएगी। बड़ी आबादी की भूख मिटाने के लिए खेतों में अधिक अन्न उपजाना बड़ी चुनौती होगी। अच्छी सेहत और लंबी उम्र की वजह से लोग लंबे समय तक बिना रिटायरमेंट के काम कर सकेंगे। ऐसे में रिटायरमेंट उम्र को लेकर नए सिरे से मंथन करना होगा। बदली परिस्थितियों में युवाओं के लिए रोजगार के मौके कम होंगे। इस स्थिति में रिटायरमेंट से लेकर रोजगार तक नियम कायदों को नए सिरे से परिभाषित करने की दरकार होगी। सामाजिक रिश्ते भी नए तरह से परिभाषित होने दें। एक साथ परिवार में 5 या 6 पीढ़ियां दिख सकती हैं, तो शादी की उम्र से लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने वाली सोच में भी संशोधन दिख सकता है। परिवार से जुड़ी व्यवस्थाएं नया आकार लेती दिख सकती हैं। उम्र बढ़ने का साइड इफेक्ट राजनीति में भी दिखना तय है। ज्यादातर नेता मरते दम तक सत्ता अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। ऐसे में अगर मेडिकल साइंस की मदद से लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1.5 गुना या फिर 2 गुना हो गई तो दुनिया के ज्यादातर धन कुबेर और ताकतवर लोगों की ख्वाहिश होगी कि धरती पर अधिक दिनों तक जिंदा रहें, अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहें। वहीं रूस, चीन, इजराइल, टर्की जैसे देशों में सत्ता के शीर्ष पर बदलाव के चांस कम हो जाएंगे।
ऐसे में राजनीति में भी रिटायरमेंट की उम्र तय करनी पड़ सकती है। ये सच है कि धरती पर ज्यादातर लोगों की सोच है कि ये जिंदगी न मिलेगी दोबारा। ऐसे में जिंदगी को किस तरह जिया जाए कि खुशहाल और लंबी हो, इसे लेकर तरह तरह के रास्ते निकाले जा रहे हैं। कुदरत के बनाए हाड़ मांस के शरीर की कमियों को मशीनों के जरिए ठीक कर जिंदगी को लंबी करने के लिए नए नए प्रयोग जारी हैं। कोशिकाओं में छिपे उन रहस्यों को भी खोजने की कोशिश हो रही है जो किसी इंसान के शरीर को समय के साथ कमजोर या बूढ़ा बनाते हैं। ऐसे में एंटी एजिंग और रिवर्स एजिंग को लेकर दुनिया भर में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि उम्र को हराने की जंग इंसान को जिंदगी से ही दूर करने लगी है। लोग जिंदगी के मर्म को ही भूलने लगे हैं। जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। कुछ इसी तरह लोगों की डिजिटल जिंदगी ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मसलन, क्या इंसान की मौत के साथ ही उसकी डिजिटल जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, या फिर विज्ञान इतना तरक्की कर लेगा कि लोग अपने नियर एंड डियर को डिजिटली जिंदा रखने में खासी दिलचस्पी दिखाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि इंसान का शरीर मरता है, आत्मा नहीं। इसलिए भारतीय परंपरा में इंसान की लंबी उम्र से अधिक अच्छे कर्मों पर जोर दिया गया है। बहुत हद तक संभव है कि आने वाले वर्षों में विज्ञान इतना तरक्की कर ले कि इंसान की मौजूदा उम्र दुगनी हो जाए, पर हमेशा के लिए अमर होना दूर की कौड़ी दिख रही है। आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सबके लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।